आरिफ भाई कहने लगे कि कल से तुम याया के ऑफिस में जाओगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर पर नहीं बैठोगे। मैंने कहा, मैं क्यों ऑफिस में जाने लगी, मुझे क्या ज़रूरत है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मैं कोई काम नहीं करूँगी। आरिफ भाई कहने लगे, अगर तुम घर पे रहोगी तो यकीनन तुम्हें खलबली मचती रहेगी। तुम गाड़ी ज़रूर मेन रोड पर लेकर जाओगे। मैंने कहा, नहीं जाती आरिफ भाई, मैं गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी, बेशक आप चाबी साथ ले जाओ। कहने लगे, मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तुम्हारा हर गलत काम में दिमाग चलता है। मैं पहले भी कई बार चाबी ले जा चुका हूँ, लेकिन तुम अपने सर की पिन से किस तरह से लॉक खोलती हो और किस तरह से गाड़ी स्टार्ट करती हो, मुझे समझ नहीं आता। कौन सा फितना तुम्हारे दिमाग में भरा है। मैं किसी कीमत पर तुम्हें घर पर नहीं रखूँगा, कल तैयार रहना। तुम्हें सबसे पहले याया के ऑफिस में छोड़ूंगा और इसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। मैंने कहा, इतना ही शौक है तो अपने ऑफिस में ले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी किसी के ऑफिस में काम करने। अरे भाई कहने लगे, मेरे ऑफिस में तुम काम नहीं करोगे, तुम तमाशे करोगे। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत आउट है, मैं तुम्हें बिल्कुल घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह तैयार रहना। अब मैं तुम्हें आखिरी बात कह रहा हूँ, अगर तुम तैयार नहीं हो तब भी मैं ज़बरदस्ती तुम्हें इसके ऑफिस में छोड़ आऊँगा। मैंने कहा, वो आपका क्या लगता है जो आप अपनी जवान जान नुसरत बहन को इसके ऑफिस में भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर ये बात कही थी ताकि वो मुझे याया के ऑफिस ना भेजे। वो कहने लगे, मैंने इसे ऑफिस में देखा है, काफ़ी सख्त की बॉस है और तुम्हें फ़िलहाल ऐसे ही सख्त ये शख्स का ज़रूरत है। इसकी मौजूदगी में तुम इंसान की बच्ची बनी रहोगी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मुझे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले, मेरी आवाज़ को पहचान ना ले। मैं तो इसका सामना भी करना नहीं चाहती थी और आरिफ भाई मुझे पूरी तरह से फंसा रहे थे। मैंने कहा, आरिफ भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कोई शरारत नहीं करूँगी, लेकिन मुझे किसी के ऑफिस में नहीं जाना। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सुबह 7 मेरा दरवाज़ा खटखटाया, मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा और मैं सोच चुकी थी कि मैं इस शख्स की हिम्मत मार कर रख दूँगी, फिर वो खुद ही मुझे छोड़ देगा। मैं कोई अच्छे इरादे से नहीं गई थी। आरिफ भाई खुद मुझे इसके ऑफिस में छोड़ने के गए थे। आज मैं इसी शख्स के सामने कुर्सी पर बैठी थी जिसे कभी खिड़की से देखा करती थी। आरिफ भाई कहने लगे, देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जितनी चाहे सख्ती दुआ के साथ कर सकते हो। बस कुछ महीने इसे अपने ऑफिस में रखो ताकि इसके दिमाग में जो आए दिन शरारत उमड़ती रहती है वो ज़रा कम हो सके, क्योंकि जो हरकत इसने पिछले दिनों की है, मैं बहुत डर गया हूँ। घर में रहेगी तो बाज नहीं आएगी, यहाँ रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी कि तुम इसके साथ हो। वो कहने लगा, आप जा सकते हैं, आपकी बहन अब मेरी जिम्मेदारी है और 3 महीने में ये आपको बिल्कुल तीर की तरह सीधी मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। इसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था। वो मुझे ठीक से जानता ही नहीं था। मैंने आरिफ भाई के सामने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की, चुपचाप नज़र झुकाए बैठी रही। आरिफ भाई कुछ देर बाद ही जा चुके थे। पता नहीं वो क्यों मुझे बार बार गौर गौर से देख रहा था, कहीं वो देखना मेरी जान निकाल रहा था। मैंने कहा, मुझे टाइपिंग आती है। वो कहने लगा, अच्छा, और क्या क्या आता है। अभी भी अपनी हाथ की उंगली पर पेन फंसाए पेन को उलट पलट कर रहा था और मुझे देखे जा रहा था। मैंने कहा, लैपटॉप भी चला लेती हूँ, अगर छोटा मोटा काम है तो बता दें, फारिग बैठ के मैं यहाँ क्या करूँगी। वो कहने लगा, ये भी ठीक है, मैं आपको लैपटॉप मंगवा देता हूँ। मैंने कहा, मंगवा कर क्या देंगे, आप मुझे कोई केबिन बता दें, मैं वहाँ जाकर बैठ जाती हूँ और जो कहेंगे मैं टाइप कर दूँगी, या लैपटॉप का कोई छोटा मोटा काम है तो मैं कर देती हूँ। मैं इसकी नज़रों के हिसार से निकलना चाहती थी। वो
कहने लगा, देखिए मिस दुआ सलीमान, मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं आपसे कराऊं, लेकिन बहरहाल 2 मिनट रुके, मैं कुछ करता हूँ। उसने इंटरकॉम उठाया, फिर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कुछ कहा। इतने धीरे से बात की कि मैं समझ नहीं पाई उसने बोला क्या है। कुछ देर बाद चपरासी एक कुर्सी लेकर आ गया और इसके बाद 2 मुलाजिम एक छोटी सी टेबल, इस पर एक लैपटॉप रख दिया। वो कहने लगा, अब आप चाहें तो इस पे गेम खेल सकती हैं या जो चाहें कर सकती हैं। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं बैठना। कहने लगा, तो फिर कहाँ बैठना है। मैंने कहा, मैं बाहर बैठ जाती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसकी आप यूँ निगरानी कर रहे हैं। वो कहने लगा, मुझे सख्त और ऊंचे लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है, लिहाजा अपना लहजा थोड़ा धीमा रखिएगा। बार बार मैं एक बात दोहराता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने इसे कीनातौज नज़रों से देखा था, फिर उठकर इस कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुर्सी टेबल कुछ यूँ थे कि वो मुझे बड़ी आसानी से देख सकता था। मैं इसी खिड़की के पास बैठी थी जहाँ से इसे देखता था। लैपटॉप पर मैंने एक गेम निकाली और इसे खेलने लगी, लेकिन कितने घंटे खेल सकती थी। मेरे मोबाइल पर अर्शद की कॉल आ रही थी और मैं मुसलसल कॉल काट रही थी। इसके सामने मैं अर्शद से बात नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद अपनी ज़रूरी फाइल्स देखता रहा, फिर अपने मैनेजर को बुलाया। वो कहने लगा, मीटिंग किस वक्त है। वो कहने लगा, सर बस 2 घंटे में। वो कहने लगा, ठीक है। फिर मुझसे कहने लगा, मिस दुआ, 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर मैं आपको बाहर कहीं बिठाऊंगा तो आप किसी को परेशान नहीं करेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसकी तरफ देखा तक नहीं, चुपचाप लैपटॉप पर उल्टी सीधी उंगलियां मारती रही। 2 घंटे बाद इसने मुझे ऑफिस के कमरे से बाहर भेजा क्योंकि इसकी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मैं बाहर वेटिंग एरिया में जाकर बैठ गई। जी तो चाह रहा था कि घर वापस चली जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों जा नहीं पा रही। मैंने सोचा अरशद से बात कर लेती हूँ, वक्त कट जाएगा। मैंने अरशद का नंबर मिलाया, लेकिन इस बार इसने फ़ोन काट दिया था। फिर मैसेज आया कि अब वो बिज़ी है, थोड़ी देर बाद करेगा। मैं सख्त खौफ का शिकार हुई थी। अपने मोबाइल से मुख्तलिफ दोस्तों को मैसेजेस करके मैंने वक्त गुजारा था। कुछ देर बाद मैंने बड़ी बेनियाजी से खड़ी हुई अपने दुपट्टे को पीछे किया और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, टेबल पर पड़ा शीशे का गुलदान ज़मीन पर जा गिरा और गिरते ही चकनाचूर हो गया था। वहाँ काम करने वाले सब लोग मुझे देखने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हुआ क्या, कैसे। शायद मेरा दुपट्टा इस गुलदान के ऊपर गिरा था और जैसे ही मैं आगे बढ़ी वो मेरे दुपट्टे के किनारे से ज़मीन पर गिर गया। फौरन चपरासी वहाँ पहुँच गया। रिसेप्शनिस्ट मुझे देखने लगी। वो कहने लगी, मिस दुआ, ये आपने क्या किया है। मैंने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया है। वो कहने लगी, सर इस तरह के कामों को गुस्सा करते हैं। मैंने कहा, देखें मिस, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो कहने लगी, आप ध्यान तो रख सकती थी। मैंने कहा, ऐसा करें, आप पैसे ले लें। वो कहने लगी, बात पैसों की नहीं है, मैनर्स की है। आप कोई बच्ची तो नहीं है। इसकी बात सुनकर मुझे तो तब चढ़ गई थी। मैंने कहा, आप मुझे इस वॉच की कीमत बताएं, मैं आपको अभी के अभी पैसे दे देती हूँ, लेकिन मैं इस बात का हक किसी को नहीं देती कि वो मुझे यूँ इंसल्ट करे। वो लड़की कहने लगी, देखें मिस दुआ, आप बात को गलत मायनों में ले रही हैं। मैंने कहा, मैं सब जानती हूँ, आप मुझे बच्चा मत समझें। शोर की आवाज़ पर याया कमरे से बाहर आया था। वो कहने लगा, किस चीज़ का शोर है, कौन बहस कर रहा है यहाँ। आप लोगों को पता है कि मैं अंदर मीटिंग कर रहा हूँ, बारोब अंदाज से इसने कहा था। सामने वॉच टूटा हुआ देखकर इसने उन आंखों से मेरी तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, सर मिस दुआ ने ये वॉच तोड़ दिया और इस पर अपनी गलती भी नहीं मान रही।
मैंने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे टूट गया है और मैं पैसे भी देने को तैयार हूँ। लेकिन ये लड़की बहस पे बहस की जा रही है कि जैसे जानबूझकर तोड़ा है। मेरी आवाज़ में नमी उतरी। पता नहीं सब ये शख्स मुझे कितनी बातें सुनाएगा। क्योंकि मैंने रिमशा से सुन रखा था कि वो बहुत सख्त मिजाज है। वो मेरे पास आया, कहने लगा, टूटने वाली चीज़ थी, टूट गई। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं मिस दुआ? फिर अपनी पैंट की जेब हाथ डालकर वो रिसेप्शन के पास गया। कहने लगा, आप होती कौन है दुआ को डांटने वाली? उसका लहजा सख्त था। रिसेप्शनिस्ट हैरान हुई थी। कहने लगी, सर वो शट अप मिस राबिया, आइंदा दुआ से इस लहजे और इस अंदाज में बात मत कीजिएगा। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा कि और मैं आपको नौकरी से निकाल कर बाहर कर दूंगा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान भी हुई थी और अंदर ही अंदर परेशान भी थी। मुझसे इतनी मेहरबानियाँ क्यों जता रहा था? फिर वो मेरे पास आया। मैं कुछ घबरा गई थी। वो कहने लगा, मिस दुआ, आपको कांच तो नहीं लगा? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो कहने लगा, ओके, आइए मेरे साथ। वो मुझे दोबारा ऑफिस के कमरे में ले गया जहाँ मैं पहले बैठी थी। वहीं मुझे बैठने का इशारा किया और खुद अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो दोनों नौजवान जा चुके थे। याहिया कहने लगा, दुआ, आपको कोई भी कुछ कहे आप फौरन से मुझे बताइएगा। मैंने कहा, क्या मैं घर जाऊँ? वो कहने लगा, आपका ड्राइवर अभी नहीं आया। मैंने कहा, मैं फ़ोन करके बुला लूँगी। वो कहने लगा, बुला लें। मैंने ड्राइवर को कॉल की। जैसे ही वो याहिया के ऑफिस पहुंचा, मैं घर के लिए चली गई। घर आकर मैं बेहद परेशान हुई थी। याहिया के रवैये ने मुझे बेहद उलझन में डाल दिया था। रिमशा की बातों को मैं सुन चुकी थी। वो कभी किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा रवैया नहीं रखता था, फिर मेरे साथ रवैया मुख्तलिफ क्यों? मुझे ये बात उलझा रही थी। याहिया का मुझे गौर से देखना, मेरे खातिर अपने रिसेप्शनिस्ट को डांटना, सब कुछ मेरे लिए कुछ अलग सा था। दिल में एक बार ये ख्याल भी गुजरा कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। लेकिन वो मुझे कैसे पहचान सकता था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। जाहिर है मैं इसके ऑफिस में काम करने तो गई भी नहीं, और वो तो आरिफ भाई ने इसके सामने मेरी बुराइयां की होंगी कि मैं रफ ड्राइव से बाज नहीं आती और घर में कभी भी सुकून से नहीं बैठती, इसलिए इसने मुझे मेहमान के तौर पर ट्रीट किया है। और कोई वजह नहीं हो सकती। मैं अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे याहिया के ऑफिस में जाते हुए 8 दिन हो गए थे। इस दौरान वो मुझसे अपने छोटे मोटे काम ही कहता था। कभी अपनी फाइल्स मुझे पकड़ा देता कि लो, कल मैं रख दूँ, साइड पर जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस में ही बैठना। कभी कोई फाइल देखकर कहता, ये बहुत ख़ास फाइल है, इसका ख्याल रखना, जब मेरी मीटिंग होगी तब तुमसे मांगूंगा। इसने अपने हर लॉकर की चाबी मुझे पकड़ा रखी थी। इसके लॉकर में अच्छी खासी रकम मौजूद होती थी। पता नहीं मुझे चाबियाँ क्यों दे दे रखी थी। मैंने कहा, भाई, कि ये चाबियाँ आपके पास होनी चाहिए। आपको किसी पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि लॉकर की चाबी इसके हवाले कर दें। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया था। कहने लगा, आप मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? मैंने कहा, हो सकता है कभी मेरी नीयत खराब हो जाए, मैं 2-4 लाख निकाल कर भाग जाऊँ। मेरी बात पर वो बेसाख्ता हंसा। कहने लगा, दुआ, आप मेरी पहुंच में हैं, मुझसे भाग नहीं सकती, इसलिए मुझे डर भी नहीं है। मैंने, क्या मतलब? कहने लगा, आपका मुझे पता है, आपके भाई के ऑफिस का मुझे पता है। मैं जानता हूँ आप एक ख़ानदानी लड़की हैं। 2-4 लाख को देखकर आपकी नीयत कभी ख़राब नहीं होगी। मैंने कहा, बड़ा पता है आपको मेरा। वो कहने लगा, हाँ, याया ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। आपकी डोरें मेरे हाथ में हैं मिस
दुआ सुलेमान। इसकी इस बात पर मैं दिल यकबारगी से धड़का था। कहने लगा, एनीवे, अगर आपको पैसों की नीड हुई तो मेरा लॉकर हाजिर है, जितने चाहे पैसे निकाल लें। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि पैसे क्यों निकाले हैं। पता नहीं क्यों वो आम नौयत की बातें करते हुए कुछ ऐसा ज़रूर कह जाता था कि मैं नर्वस होने लगती थी। फिर वो मुझे देखने लगा, कहने लगा, ये ऑफर सिर्फ आपके लिए खास है दुआ। मैंने कहा, मेरे लिए क्यों? मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। मुझे पता है आप ऐसी नहीं हैं, इसलिए। मैंने कहा, आप आरिफ भाई से कह दें ताकि आप मैं ठीक हो गई हूँ, कोई शरारत नहीं करती। प्लीज़ याया, मुझे ऑफिस में आना सख्त बोर लगता है। मेरी बात सुनकर इसने मुझे जवाब नहीं दिया था, बल्कि मुझे एक फ़ाइल पकड़ा दी थी। वह इसे संभाल के रख दो, मैं साइट पर जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद मीटिंग है और ये फ़ाइल मेरे लिए बहुत अहम है। ये कहकर वो उठकर चला गया। मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। मैंने वो फाइल बेदिली से सामने टेबल पर रखी और इसी रिवॉल्विंग चेयर पर बेजारी से बैठ गई। क्या मुसीबत है, सड़ गई हूँ मैं यहाँ बैठ बैठ कर। आरिफ भाई, आपने अच्छा नहीं किया। घर पर कुछ होता मेरे करने के लिए, यहाँ मैं क्या करूँ इस बंद कमरे में, सिवाय एक शख्स की शक्ल के अलावा जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। चपरासी ने दरवाज़ा खोला, काफ़ी लेकर आया था। ये मेरे सामने रखकर चला गया। मैंने रिमशा को कॉल की, इसने फ़ोन उठा लिया। कहने लगी, कैसी हो? मैंने कहा, बहुत बुरी। कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कहा, यार, मैं उस वक्त इस खड़ूस शख्स के ऑफिस में रूम में बैठी हूँ। रिमशा कहने लगी, कौन खड़ूस? मैंने कहा, तुम्हारा साबिका बॉस याह्या सिकंदर। मेरी बात सुनकर वो शायद अजनबी में आई थी। कहने लगी, तुम इसकी ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने इसे सारी बात बताई। वो कहने लगी, ये तो कुछ अजीब सी बात है। मैंने कहा, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। तो क्या होगा? बातें करते करते पता नहीं मेरा हाथ बेध्यानी में इस कॉफ़ी पर जाकर टकराया था और कॉफ़ी का कप इस फाइल पर गिरा जो इसने मुझे कहा था कि इसे संभाल के रख दो। इसे वो फाइल मीटिंग में चाहिए, वो इसके लिए बहुत अहम है। मेरे तो जैसे होश उड़ चुके थे। मैंने जल्दी से रिमशा को फ़ोन काटा, इस फाइल को पकड़ा। वो अच्छी खासी कॉफ़ी के साथ भर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अच्छा, मैंने फाइल खोली तो सारे सफ़ात कॉफ़ी से भर चुके थे और कॉफ़ी से सफ़ात की स्याही से लिखे लफ्ज़ भी गडमड हो चुके थे। मैंने जल्दी से रिवॉल्विंग चेयर पर लटके हुए कोट को देखा और इस कोट को उल्टा करके टेबल से सारी कॉफ़ी साफ की। मसला सारा इस फाइल का था। मैंने जल्दी से टेबल सेट किया। कॉफ़ी साफ हो चुकी थी, लेकिन फाइल का बेड़ा गर्क हो चुका था। मेरा जी चाहा यहाँ से भाग जाऊं। इसी वक्त मुझे लगा जैसे दरवाजे का नैब कोई घुमाने लगा है। बाहर से याह्या की आवाज़ आ रही थी, किसी से बात कर रहा था। मैंने जल्दी से फाइल इसके टेबल के नीचे रखी और खुद भी टेबल के नीचे छुप गई। इसका कोट दोबारा से इसकी कुर्सी पर रख दिया। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अकेला कमरे में दाखिल हुआ था। अकेला कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि इसके साथ चंद लोग थे जिनसे वो बात कर रहा था। वो कहने लगा, मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है और मैं आपको अपने सारे प्लान से आगाह करता हूँ। लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके प्लान पर कॉफ़ी गिर चुकी है। साथ में इसके बनाए हुए नक्शे पर मुझे यूं लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी। ये शख्स मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे सबके सामने जलील करके रख देगा। और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ चुका था। मैं टेबल के नीचे छुपकर एक कोने में बैठ गई थी। तभी दरवाज़ा खुला
सामने की कुर्सियां लग चुकी थीं और वहाँ पर भी नौजवान बैठ चुके थे। मेरा दिल बड़ा जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। काफ़ी देर तो इनसे बातें करता रहा, मुतमईन करता रहा, इन्हें कायल करने की कोशिश करता रहा। फिर अपने सामने रखे टेबल पर अपनी मतलूबा फाइल ढूंढने लगा, लेकिन इसे फाइल नहीं मिली। फिर इसने इंटरकॉम दबाया, चपरासी से दरवाज़ा खोला, कहने लगा दुआ कहाँ है, बुलाएं। उसे चपरासी के बोला, सर वो तो बाहर गई, कहीं नहीं है। वो कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो मुसीबत इससे के लाकर की चाबी भी मेरे पास थी। वो कहने लगा कि अच्छा मिस, दुआ का फ़ोन नंबर रिसेप्शनिस्ट के पास होगा, आप इसका नंबर लेकर आएं। मेरा मोबाइल ऊपर टेबल पर एक कोने में पड़ा था और ये भी डर था कहीं रिमशा दोबारा से मुझे कॉल ना कर दे कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया था। अचानक से फ़ोन काट दिया था। रिसेप्शन से चपरासी नंबर लेकर आ गया। मैं फ़ोन किया, मोबाइल टेबल पर बज रहा था। उसने मेरा मोबाइल देखा, कहने लगा ये मिस दुआ किधर गई है, जाओ जाकर देखो, इनका मोबाइल तो यहीं पर है। अब मैं इसे क्या बताती कि इसके टेबल के नीचे मैं छुपी हूँ। बार बार वो अपनी टांगे कभी सीधी करता, कभी फोल्ड करता। अब मुझे लगता था कि ऐसा करने से इसकी टांग सीधी मेरे मुंह पर लगी और इसे पता चल जाएगा कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो काफ़ी देर इधर उधर फाइल ढूंढता रहा, दराज खोलने की भी कोशिश की, लेकिन लॉक थी। सामने बैठे नौजवान कहने लगे सर फिर कभी आ जाएंगे। कहने लगे नहीं नहीं, बस वो मेरी सिक्योरिटी पता नहीं कहाँ चली गई है। इससे पहले करीब बिना बता इत्तला दिए कहीं नहीं गई। मैं नीचे बैठे आंसू बहा रही थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। एक डेढ़ घंटे बाद वो इन्हें मुंह दबाने से को समझाता रहा। फिर कहने लगा ऐसा करें आप कल आ जाइएगा। फिर रिसेप्शन को इसने कमरे में बुलाया, कहने लगा दुआ कहाँ है। कहने लगी सर हमें नहीं मालूम, हमने इन्हें देखा ही नहीं। कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, आपने इसके साथ बदतमीजी तो नहीं की। फिर दोबारा मैं शराबी में आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसे कुछ मत कहिएगा, वो यहाँ पर एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं है, वो मेरे दोस्त की बहन है। आपको अंदाज़ा ने इस वक्त मैं कितना परेशान हूँ। इसका मोबाइल यहाँ है और वो पता नहीं कहाँ। यकीनन आपने दोबारा इसे किसी न किसी बात पर टोका होगा। कहने लगी नो सर, मैंने तो इन्हें आपके कमरे से बाहर आते देखा ही नहीं। कहने लगा आपको यहाँ कहीं नजर आ रही है, वो कहीं नहीं है, जाएं आप यहाँ से। इसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। मैं कब से मुंह बंद किए अपने आंसू बहा रही थी और अब तो 5 बज गए थे। वो अपने कमरे से बाहर निकल कर चला गया था। बाहर से इसके चीखने चिल्लाने और डांटने की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की मेरी जिम्मेदारी थी, तुम लोग सब अंधे हो, किसी ने इसे जाते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं? जिस तरह से वो डांट रहा था, अंदर में बैठी डरसी सहमी हुई। इसके बाद शायद इसका सारा स्टाफ वापस जा चुका था क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। वो कमरे में आया, दरवाज़ा जोर से बंद किया, फिर अपना मोबाइल पकड़ा और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। फिर एकदम से वो सीधा होकर बैठा था और फिर इसने टेबल के नीचे देखा, मुझे टेबल के नीचे बैठा देख कर कहने लगा दुआ आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो फौरन से अपनी कुर्सी से उठा, घुटनों के बल नीचे बैठ गया। मैं रोई जा रही थी। कहने लगा दुआ आप रो क्यों रही हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? यार मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ छुप कर बैठी हो। मैंने नफी में सर हिलाया। कहने लगा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा मुझसे वो आपकी फाइल। ये कहकर वो रोने लग गई। उसने फाइल देखी, फाइल पकड़कर इसने टेबल पर रखी। वो मेरी कलाई पकड़कर कहने लगा बाहर आए।
मैं पसीने से शराब थी। मेरी हालत देखकर वो घबराया था। सामने टेबल पर रखी पानी का गिलास उसने मुझे पकड़ाया था और पानी पीने को कहा। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। मैंने पानी पिया। तभी सामने टेबल पर इसके मोबाइल पर मेरी नज़र पड़ी, जहाँ शायद कमरे में लगे कैमरे का कनेक्शन ऑन था। शायद इसने इसी में से देखा कि मैंने इसकी फाइल के साथ क्या हशर किया था और मैं कहाँ छुपी हूँ, क्योंकि सारी वीडियो चल रही थी। मेरे से पानी पीना मुश्किल हो गया था। मैंने बस चंद घूंट पानी पिया और सामने टेबल पर हाथ में पकड़ा गिलास रख दिया। मुझे कहने लगा, आर यू ऑल राइट? मैंने कहा, सर मैंने जानबूझ के आपकी फाइल ख़राब नहीं की। अचानक से कॉफ़ी पर मेरा हाथ लग गया था। आपकी फ़ाइल ख़राब हो गई। आपकी सारी मेहनत पर काफ़ी फिर चुकी है। मेरा मतलब है नुकसान हो गया है। आपका नक्शा तक ख़राब हो गया है जो आपने फाइल में अटैच कर के रखा था। आई एम सॉरी। मैं साथ साथ रोई जा रही थी, साथ साथ उसे वजाहतें दे रही थी और वो मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, इतनी सी बात के लिए तुम पिछले 3 घंटे से यहाँ टेबल के नीचे बैठी हो। अगर मैं तुम्हें कैमरे में ना देखता और दरवाज़ा बंद करके चला जाता, तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारे साथ क्या होता? तुम बेहोश हो सकती थी। अपनी हालत देखी है। तुमने फाइल ख़राब हो गई थी तो कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे दिमाग में फिट है। मैं फिर से तैयार कर लेता। डर कर छुपने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, इसलिए कि आप मुझे बहुत डांटते हैं। ये कहकर मैं आंसू बहाने लगी। कहने लगा, ये किसने कहा? आपसे। मैंने कहा, आप बहुत सख्त मिजाज किस्म के इंसान हैं। मैं जानती हूँ। मेरे मुंह से पता नहीं कैसे ये फिसल गया। कहने लगा, किसने कहा आपसे? ये मैं चुप हुई थी। अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने कहा, वो बाहर आपका स्टाफ। मैंने बात को और करने की कोशिश की। कहने लगा, तुम मेरे स्टाफ में शामिल नहीं हो। उसने मोबाइल पकड़े, इसे एक नज़र देखी, फिर एक गहरी सांस ली, इसे एक तरफ रख कर कहने लगा, उठो यहाँ से, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं कितना परेशान हो गया था। मैं आरिफ को क्या जवाब देता? मैंने ड्राइवर को बहाना बनाकर भेजा है। देखो दुआ, तुमसे कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो तुम प्लीज़ मुझसे कह दिया करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बाय गॉड, मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं सकता। दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। अरे जान निकल गई थी मेरी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारे भाई ने मुझ पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा था तो मैं आरिफ को क्या जवाब देता? बड़ी लसानियत से, नरमी से, धीमे लहजे में मुझे समझा रहा था। कहने लगा, मुंह हाथ धोकर आओ। इस तरह घर जाओगी, तुम्हारा भाई तुम्हें देखेगा तो पता नहीं क्या समझेगा। मैं इसी के कमरे से मुंसलिक वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम बेसिन से मुंह धोया, टॉवल से साफ किया, बाहर गई। जैसे उसने अपना कोट पकड़ा तो कोट पर काफ़ी से भरा हुआ था। इसने गहरी सांस ली और कोट को अपने बाजू के पुष्ट पर लटकाया। कहने लगा, चलो। मैं इसी हमरा मैं ऑफिस से बाहर निकली। सारा स्टाफ जा चुका था, सिर्फ चपरासी बैठा हुआ था। कहने लगा, साहब जी, ये बेगम साहब कहाँ से मिली? वो कहने लगा, बस मिल गई। तुम ऑफिस बंद करके अपने घर चले जाना। ये कहकर इसने दूसरा हाथ जेब में डाला। 2000 चपरासी को पकड़ा दिए। कहने लगा, ये रख लो। इसके बाद मुझे बाहर ले गया। गाड़ी में बैठते ही इसने सिगरेट सुलगाई। तब तक मैं पीछे की नशिश का दरवाज़ा खोल चुकी थी। कहने लगा, दुआ यहाँ आगे आकर बैठो। मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़े आराम से इसने कहा था तो मैं मना नहीं कर पाई। मैं फ्रंट डोर खोलकर वहाँ बैठ गई। वो मुझे देखे जा रहा था।
कहने लगा प्लीज़ परेशान मत होना और आरिफ से कुछ मत कहना। मैंने आरिफ भाई को बताकर अपनी शामत को दावत नहीं दे दी थी। वो मुझे डांटते इसने मुझे मेरे बंगले के बाहर उतार दिया। मैं फ़ौरन से बंगले की बेल बजाने लगी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर चली गई। 2 दिन में याहिया के ऑफिस नहीं गई। आरिफ भाई वजह पूछते तो मैं सर दर्द का बहाना बना देती। पता नहीं क्यों इसका मेरे साथ रवैया मुझे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा था। 2 दिन बाद आरिफ भाई कहने लगे कि लो बात करो, तुम्हारे बॉस की कॉल मेरे नंबर पर आई है, तुम तो अपना मोबाइल तक इसके ऑफिस में छोड़ आई हो। अजीब भुलक्कड़ लड़की हो यार, 2 दिन से तुम्हें अपने फ़ोन का ख्याल ही नहीं आया। और ये सच था, मुझे याद तक नहीं कि मैं मोबाइल इसके ऑफिस में छोड़ आई थी। कहने लगा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इसके ऑफिस उतार दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं काम करना, आप क्यों मुझे ज़बरदस्ती इसके पास छोड़ते हैं। आरिफ भाई कहने लगे तुम्हें इसने काम कब करवाया है, इसने तुम्हें काम पे रखा ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए इसके ऑफिस में बिठाया है ताकि तुम मज़ीद कोई नुकसान ना करो। मैंने कहा कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। कहने लगा आई प्रॉमिस कहने लगे अच्छा आज तो जाओ और इसकी चाबियाँ ले जाओ, शायद कुछ लॉकर की चाबियाँ तुम्हारे पास थी। मुझे याद आया मेरे पर्स में इसका लॉकर की चाबियाँ थी। मैं तैयार हो गई। ऑफिस पहुंचकर जब मैं याहिया के कमरे में गई तो बेहद बेजान था। मुझे देखकर कहने लगा आपकी तबीयत ठीक थी, 2 दिन से क्यों नहीं आई। इसकी बेचैनी देखकर मुझे कुछ हुआ था। एक खौफ की लहर पूरे वजूद में सरयत कर गई थी। मेरे लिए इतना फिक्रमंद क्यों है। कोई भी शख्स अपने दोस्त की बहन के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होता। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं आना चाहती, मैंने आरिफ भाई से बात कर ली है, मैं इन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। ये आपके लॉकर की चाबियाँ हैं। मेरे पास इसके लॉकर की चाबियाँ निकाल कर सामने टेबल पर रख दी। मैंने कहा मेरे मोबाइल दे दें ताकि मैं वापस जाऊँ। कहने लगा क्यों, मैं आपको कुछ कहता हूँ क्या। मैंने कहा नहीं, आप कुछ नहीं कहते, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे बहाना समझ में नहीं आ रहा था। कहने लगा हाँ बोलो। दुआ यहाँ पर क्या, मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा फिर भी मैं यहाँ पर काम नहीं करती, बैठी रहती हूँ, आपका नुकसान करती रहती हूँ। कहने लगा और ना आकर जो तुम मेरा नुकसान करोगी वो क्या। उसकी आंखों में कुछ और था। मैं बुरी तरह से ठटक के रह गई थी। अच्छा ठीक है, आज बैठ जाओ और वापसी में तुम्हें घर छोड़ दूँगा, फिर बेशक मत आना। मैं चुपचाप बैठ गई। वो सारा दिन लैपटॉप पर कार्टून मूवी देखती रही, लेकिन मैं अपने चेहरे पर याहिया की नज़रों की तपिश महसूस करती रही, अनजान बनी रही, क्योंकि जो आगाही मेरा दिल दे रहा था मैं मुसलसल इनकार कर रहे थे, ला रही थी। सोच चुकी थी कि दोबारा कभी यहाँ का रुख नहीं कर सकूँ। 4 बजे थे जब याहिया ने अपने मैनेजर को बुलाया। कहने लगा मैं घर जा रहा हूँ सर, मैं मेरे बहुत दर्द है, आप 1 घंटा तक ऑफिस में रहिएगा। कहने लगा यस सर। कहने लगा चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैं फ़ौरन से खड़ी हो गई। जैसे ही मैं इसकी गाड़ी में बैठी कहने लगा एक छोटी सी मीटिंग है, अगर तुम माइंड ना करो तो मेरे साथ जा सकती हो। बस कुछ देर के लिए। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मैं इसके साथ ही रेस्टोरेंट में दाखिल हुई थी। पूरा रेस्टोरेंट खाली था और यूँ सजाया गया था जैसे वहाँ कोई पार्टी हो। वहाँ के वेट
यूं खड़े थे जैसे हमारे मुंतज़िर हों। याया को देखकर सलाम किया, फिर एक टेबल की तरफ इशारा किया जिसे बड़े डिफरेंट तरीके से सजाया गया था। मैं बेहद परेशान हो गई। मेरे दिमाग में घंटियां सी बज रही थी। जब वो मुझे इस टेबल के पास लाया, कुर्सी खुद खिसकाकर पीछे की थी, मुझे बैठने का इशारा किया। ऐसे प्रोटोकॉल वो मुझे क्यों दे रहा था? वो मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, क्या खाओगी? मैंने कहा, कुछ नहीं, आपके क्लाइंट नहीं आए? कहने लगा, मैंने कब कहा कि क्लाइंट आएंगे? मैंने कहा, आपने खुद तो कहा था कि आपकी मीटिंग है। कहने लगा, मीटिंग है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, मैं समझी नहीं। कहने लगा, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके मोबाइल पर मेरी आवाज़ गूंजी थी। मैं एक लड़की। जी, आपकी आवाज़ से इतना तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि आप लड़की हैं, लेकिन हैं कौन? मैं अपने माँ बाप की बेटी। बड़ी मेहरबानी ये बताने के लिए। वैसे मोहतरमा, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया है? आप मुझसे शादी करेंगे? व्हाट? क्या हुआ, करंट क्यों लग गया? आपको मैंने कुछ गलत कह दिया? आप मुझे पागल लगती हैं। क्यों, आपसे कोई नॉर्मल लड़की शादी नहीं कर सकती क्या? यह हक सिर्फ पागल लड़कियों का हासिल है। आप शायद सारे जहान की फारिग तरीन लड़की हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं बहुत बिजी होता हूँ। मुझे इस किस्म की फजूल बातें करना शौक नहीं है, ना ही वक्त। तो क्या बिजी लोग शादी नहीं करते? क्या शादी वही करते हैं जो फारिग हों? मेरे उल्टे जवाब हर इसने फ़ोन बंद किया। क्यों, मेरे हाथों जलील होना चाहती हूँ? मैं ख़वातीन से बदतमीज़ी करने का आदी नहीं हूँ। मैंने कहा, मेरा शुमार ख़वातीन में नहीं होता, लड़कियों में होता है। लेकिन शादी कर लेना मुझसे, मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। अब तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो मुझे ही देख रहा था, मुस्कुरा भी रहा था। मैं फ़ौरन से खड़ी हुई। वो कहने लगा, बैठ जाओ। लेकिन मैं अपने हवास खोने लगी थी, क्योंकि मेरा राज इसके सामने फाश हो चुका था। कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती थी। वो कहने लगा, दुआ, प्लीज़ सिट डाउन। इस बार इसका लहजा कुछ बुलंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि अब मैं इसे जवाब क्या दूँ, और मैं अपने माथे पर नमूदार होने वाले पसीने को साफ कर रही थी, जब अचानक से इसने मेरी कलाई पकड़ी। और बाकी आइंदा। जी तो प्यारे रीडर्स, क्या होगा आगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।